क्या आप जानते हैं कि हम जिन चीजों से डरते हैं वो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा खतरनाक हों? रिस्क बाय डैन गार्डनर एक बेहतरीन किताब है जो बताती है कि कैसे हमारा दिमाग रिस्क को गलत समझता है और कैसे हम सच में समझदारी से फैसले ले सकते हैं। अगर आप जिंदगी में स्मार्ट रिस्क लेना चाहते हैं और डर से ऊपर उठना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। चलिए समझते हैं रिस्क और रियलिटी के बीच का सच A2 ऑडियो बुक के साथ। मान लो तुम रात को अकेले किसी सुनसान गली से गुजर रहे हो और अचानक पीछे से कोई तेज कदमों की आवाज आने लगे। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है और तुम तुरंत अलर्ट हो जाते हो। ये जो पहली रिएक्शन होती है ना, बिना सोचे समझे, वो सिस्टम 1 का कमाल है। ये तुम्हें सिग्नल देता है कि डेंजर हो सकता है, भागो या संभलो। तुम्हारा गट कहता है कि कुछ गलत हो सकता है। अब वहीं अगर कुछ सेकंड्स बाद तुम पलट कर देखो और पाओ कि वो तो कोई नॉर्मल आदमी है जो बस तेज चल रहा था, तब तुम्हारा सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है। ये काल्मली सोचता है, एनालाइज करता है कि डरने की बात थी या नहीं। यही सिस्टम 2 है जो लॉजिक से, रीजन से डिसीजन लेता है। ये दोनों सिस्टम हर इंसान के दिमाग में होते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अक्सर आपस में टकराते हैं। एक तरफ गट कहता है, नो यार ये सही नहीं लग रहा, और दूसरी तरफ हेड कहता है, इतना भी सोचने की क्या जरूरत है, सब ठीक है। ये इंटरनल बैटल ऑलमोस्ट हर रोज होती है, कभी छोटे डिसीजंस में जैसे कोई नया खाना ट्राई करना है या नहीं, और कभी बड़े डिसीजंस में जैसे जॉब बदलना है या किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या नहीं। सिस्टम 1 हमारी इंस्टिंक्ट्स पर काम करता है। ये हमारे एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और पास्ट मेमोरी पर डिपेंड करता है। जैसे किसी को बचपन में कुत्ते ने काट लिया हो, तो अब बड़ा होकर भी जब वो किसी डॉग को देखेगा तो उसका सिस्टम 1 तुरंत डर का सिग्नल देगा, चाहे सामने वाला डॉग फ्रेंडली ही क्यों ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम 1 गलत है, लेकिन ये फास्ट और इमोशनल होता है। दूसरी तरफ सिस्टम 2 सोचता है, कुत्ता तो लीश में है, बार्किंग भी नहीं कर रहा, डरने की कोई बात नहीं है। ये रैशनल और लॉजिकल होता है, लेकिन थोड़ा स्लो भी है। जब हमें टाइम मिलता है सोचने का तो हम सिस्टम 2 का यूज करते हैं। कई बार सिस्टम 1 हमें अननेसेसरी डर भी दिला देता है, जैसे कोई नया काम शुरू करने से पहले एंग्जाइटी होना, क्या होगा अगर फेल हो गए, कंपोनेंट प्लेसमेंट, लोग क्या सोचेंगे। ये सब गट फीलिंग्स होती हैं जो पास्ट एक्सपीरियंसेस या सोसाइटी से आए होते हैं। वहीं सिस्टम 2 कहता है, अगर प्लानिंग सही है, मेहनत सही दिशा में है, तो डरने की क्या बात है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम पूरी तरह से किसी एक सिस्टम पर डिपेंड कर लेते हैं। अगर हम सिर्फ गट की सुने तो इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं जो बाद में रिग्रेट करवाएं, और अगर हम सिर्फ हेड की सुने तो ओवर थिंकिंग की वजह से एक्शन ही ना ले पाएं। इमेजिन करो कि तुम्हें किसी सेमिनार में बोलना है। गट कहेगा डोंट डू इट, तुम एम्बैरस हो जाओगे, और हेड कहेगा तैयारी कर ली है, टॉपिक आता है तो क्यों नहीं। अब अगर तुम सिर्फ गट की सुनोगे तो स्टेज पर जाओगे ही नहीं, और अगर हेड की सुनोगे तो नर्वस होने के बाद भी परफॉर्म कर लोगे। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि दोनों सिस्टम्स को बैलेंस किया जाए। रिस्क असेसमेंट मतलब सिर्फ डरना या अवॉइड करना नहीं होता, बल्कि समझदारी से सोचकर फैसला लेना होता है कब डर यूजफुल है और कब बेकार। गट हमें अलर्ट करता है, ये एक तरह का सर्वाइवल टूल है, लेकिन हेड हमें डायरेक्शन देता है, क्या ये डर रियल है या सिर्फ इमेजिन्ड। सिस्टम 1 की खास बात यह है कि ये हमेशा एक्टिव रहता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्विकली प्रोसेस करता है। जैसे कोई तेज हॉर्न बजे तो तुम झट से पीछे हटते हो, सोचने का टाइम ही नहीं होता। इसी वजह से सिस्टम 1 ने हमें एवोल्यूशन में सर्वाइव कराया है, जैसे जंगल में शेर देखकर तुरंत भागना। वहीं सिस्टम 2 तब एक्टिवेट होता है जब हमें कुछ सॉल्व करना हो, जैसे कोई मैथ्स प्रॉब्लम या किसी पर्सन की इंटेंशन समझना। लेकिन सिस्टम 1 कई बार बायस भी पैदा करता है। जैसे अगर तुमने न्यूज़ में सुना कि किसी फ्लाइट में एक्सीडेंट हो गया, तो अब फ्लाइट लेने से पहले तुम्हें डर लगेगा, जबकि स्टैटिस्टिकली एयर ट्रैवल बहुत सेफ होता है। लेकिन गट कहता है कहीं मेरे साथ ना हो जाए। ये एक कॉग्निटिव बायस है जिसे सिस्टम 2 समझ सकता है, लेकिन सिस्टम 1 नहीं। इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क के केस में भी ये सिस्टम्स काम करते हैं। मान लो तुम एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हो जिसमें अच्छा रिटर्न है, लेकिन थोड़ा रिस्क भी है। तुम्हारा गट कहेगा मत कर, पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर तुम हेड से सोचो, एनालाइज करो, मार्केट ट्रेंड्स देखो, डेटा पढ़ो, तो शायद तुम्हें लगे कि रिस्क मैनेजेबल है और ये सही डिसीजन हो सकता है। यही फर्क है इमोशन ड्रिवन और लॉजिक ड्रिवन थिंकिंग में। रियल लाइफ में दोनों सिस्टम्स की जरूरत होती है। सिर्फ गट पर चले तो रेकलेस बन सकते हैं, और सिर्फ हेड पर चले तो एक्शन लेने में पीछे रह सकते हैं। सबसे बेस्ट लोग वही होते हैं जो पहले गट को सुनते हैं ताकि इनिशियल सिग्नल मिल जाए, और फिर हेड से सोचकर फाइनल डिसीजन लेते हैं। मान लो तुमने कोई न्यू बिजनेस आइडिया सोचा,
तुम्हारा गट एक्साइटेड होगा, लेट्स डू दिस, लेकिन कुछ डर भी होगा, अगर लॉस हो गया तो। अब हेड की बारी है एनालाइज करने की, मार्केट रिसर्च करना, बजटिंग देखना, रिस्क्स और रिटर्न्स कंपेयर करना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। इस तरह दोनों सिस्टम्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग और सेंसिबल डिसीजन बनाते हैं। कभी कभी हमें ट्रेन करना होता है कि कब कौन सा सिस्टम सुने। जैसे अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे कोई सड़क पर अचानक गाड़ी आ जाए, तो गट पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि वहां टाइम नहीं होता सोचने का। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन है लाइक करियर स्विच, तो हेड से सोचना जरूरी है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा गट ड्रिवन होते हैं और कुछ ज्यादा हेड ड्रिवन, लेकिन दोनों सिस्टम्स को समझना और यूज करना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आता है। मेडिटेशन, जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी हैबिट्स सिस्टम 1 को शांत और सिस्टम 2 को एक्टिव करने में मदद करती हैं। तो अगली बार जब तुम्हें किसी डिसीजन में कंफ्यूजन हो, थोड़ा रुक कर सोचो, क्या ये गट बोल रहा है या हेड, और दोनों को सुनकर ही आगे बढ़ो। यही है स्मार्ट रिस्क असेसमेंट, न सिर्फ इमोशन से, न सिर्फ लॉजिक से, बल्कि दोनों की साझेदारी से। असल में यही बैलेंस हमें बेहतर इंसान बनाता है, जो ना बेवजह डरता है, ना बेवजह रिस्क लेता है, बल्कि समझदारी से हर कदम उठाता है। गट और हेड के इस इंटरनल गेम को समझना खुद को समझने जैसा है, और जब तुम खुद को समझ जाते हो तो दुनिया को भी समझना आसान हो जाता है। अगर कोई तुमसे ये बोले कि आज का जमाना इंसानी इतिहास का सबसे सेफ समय है, तो शायद तुम पहले थोड़ा सोचो और फिर कहो, कैसी सेफ लाइफ? हर तरफ तो क्राइम, वॉर, डिजीज और अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर सिर्फ फैक्ट्स और डेटा को देखें, तो साफ समझ में आता है कि आज का समय वाकई में इंसानी इतिहास का सबसे ज्यादा सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल दौर है। सोचो, आज से सिर्फ 200 साल पहले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत उम्र कितनी थी? मुश्किल से 30 से 40 साल। लोग बहुत कम उम्र में मर जाते थे, डिजीजेस, एक्सीडेंट्स या फिर बिना इलाज के छोटी सी चोट से भी। उस समय ना तो हॉस्पिटल्स प्रॉपरली थे, ना वैक्सीन्स, ना एंटीबायोटिक्स। लेकिन आज दुनिया भर में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 से 80 साल तक हो गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज हम जिस हेल्थ केयर सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों के लिए सपने जैसा था। MRI, कीमोथेरेपी, ओपन हार्ट सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये सब मेडिकल मिरेकल्स हैं जो इंसानी जान बचा रहे हैं हर रोज। पहले जहां लोग छोटी सी बीमारी से भी मर जाते थे, अब हम कॉम्प्लेक्स इलनेसेस का इलाज कर पा रहे हैं। कोविड जैसी ग्लोबल पेंडेमिक के समय भी साइंस ने कितनी जल्दी वैक्सीन बना दी, ये हमारी कैपेबिलिटी दिखाता है। एजुकेशन की बात करें तो आज के टाइम में दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में एजुकेशन एक्सेसिबल है। लड़कियां जो कभी स्कूल नहीं जा पाती थीं, आज डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन रही हैं। इंटरनेट ने लर्निंग को और आसान बना दिया है। अब तुम घर बैठे किसी भी टॉपिक पर दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से सीख सकते हो। खान एकेडमी, यूट्यूब, कोर्सेरा नॉलेज लिटरली तुम्हारी फिंगर टिप्स पर है। अगर हम क्राइम के नंबर्स देखें तो भी इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। न्यूज और सोशल मीडिया हर दिन क्राइम्स की खबरें दिखाते हैं, जिससे लगता है कि दुनिया बहुत अनसेफ हो गई है। लेकिन एक्चुअल डेटा कहता है कि पिछले कुछ दशकों में वायलेंट क्राइम्स बेहद कम हुए हैं, जैसे मर्डर रेट्स, वॉर डेथ्स और टेररिज्म के केसेस। पहले की तुलना में अब लोगों की जान ज्यादा सुरक्षित है। वॉर की बात करें तो आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा पीसफुल है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अब तक इतने लंबे समय तक ग्लोबल पीस रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी हैं, लेकिन लार्ज स्केल वॉर्स जैसे पहले होते थे अब रेयर हैं। दुनिया की बड़ी पावर्स अब ज्यादा लड़ने के बजाय कोऑपरेट करती हैं, ट्रेड, डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए। अब सोचो फूड और न्यूट्रिशन के बारे में। पहले लोग भूख से मर जाते थे, ड्राउट और फैमिन कॉमन थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर को इतना एडवांस बना दिया है कि हम दुनिया की पूरी पॉपुलेशन को फीड कर सकते हैं। ग्लोबल हंगर अब भी एक इशू है, लेकिन पहले से बहुत कम हो गया है। एक्सेस टू क्लीन वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन भी इंप्रूव हुआ है, जिससे डिजीजेस भी कम हुए हैं। ट्रैवल और सेफ्टी की बात करें तो पहले एक शहर से दूसरे शहर जाने में हफ्तों लग जाते थे और रास्ते खतरनाक होते थे। अब तुम सिर्फ कुछ घंटों में प्लेन से किसी भी कॉन्टिनेंट जा सकते हो, और वो भी एकदम कंफर्टेबली और सेफली। ट्रांसपोर्टेशन इतना सिक्योर और एफिशिएंट हो चुका है कि रोड एक्सीडेंट्स और एयर ट्रैवल फैटेलिटीज की रेट्स पहले से काफी लो हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इतना आसान बना दिया है कि कई बार हम खुद
उस कंफर्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, जीपीएस, ये सब हमें इतना सीमलेस लगते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कुछ ही दशक पहले लोग कैंडल की रोशनी में पढ़ते थे, चिट्ठी से कम्युनिकेशन करते थे और रास्ता पूछने के लिए लोगों पर डिपेंड करते थे। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारी लाइफ इतनी बेहतर हो चुकी है तो फिर भी हमें इतना डर क्यों लगता है? क्यों हमें लगता है कि दुनिया डेंजरस होती जा रही है? इसका एक रीजन है हमारा ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशन की वजह से नेगेटिविटी पर ज्यादा फोकस करता है। पहले के जमाने में जब सर्वाइवल डेली चैलेंज था तो नेगेटिव चीजों पर ध्यान देना जरूरी था, जैसे खतरा कहाँ है, शिकार कौन कर सकता है। ये इंस्टिंक्ट आज भी हमारे अंदर है। दूसरा रीजन है मीडिया। न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिन भर दुनिया की हर कोने की ट्रेजेडीज और प्रॉब्लम्स दिखाते रहते हैं। एक किडनैपिंग की खबर, एक एक्सीडेंट, एक क्राइम, ये बार बार देखने से हमें लगता है कि पूरी दुनिया अनसेफ हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि पहले ऐसी चीजों के बारे में पता भी नहीं चलता था। अब हर छोटी बड़ी घटना तुरंत वायरल हो जाती है। मान लो तुम सुबह उठते ही न्यूज खोलते हो और पढ़ते हो कुछ लोगों ने ट्रेन में झगड़ा किया। अब ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, लेकिन अगर तुम हर दिन ऐसी 5 से 10 न्यूज पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि ट्रेन ही अनसेफ है। लेकिन डेटा कहता है कि लाखों लोग रोज सेफली ट्रेवल करते हैं। हमारी परसेप्शन यानी सोचने का तरीका अक्सर रियलिटी से अलग होता है। फियर और एंजाइटी का एक और बड़ा कारण है कंपैरिजन और ओवर एक्सपोजर। सोशल मीडिया पर लोग परफेक्ट लाइव्स दिखाते हैं और हम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं। वहीं न्यूज कॉन्स्टेंटली डर पैदा करती है, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी क्रैश, एआई थ्रेट, जॉब्स का फ्यूचर। इन सब से ऐसा लगता है कि आने वाला समय बहुत स्केरी है। लेकिन ट्रूथ ये है कि हर जनरेशन को फ्यूचर का डर रहा है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तब भी लोगों को लगा था कि मशीन्स उनकी जॉब्स छीन लेंगी। जब इलेक्ट्रिसिटी आई तब भी लोग डरते थे कि इससे हेल्थ को नुकसान होगा। लेकिन हर बार ह्यूमैनिटी ने अडेप्ट किया, ग्रो किया और लाइफ बेटर बनी। आज भी ऐसा ही होगा। जो लोग पास्ट को आइडियलाइज करते हैं कि पुराने जमाने में सब अच्छा था, उन्हें भी समझना चाहिए कि पुराने समय में चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत हाई थी, विमेन के पास राइट्स नहीं थे, स्लेवरी नॉर्मल थी और किसी भी डिजीज का इलाज अवेलेबल नहीं होता था। नॉस्टैल्जिया एक इल्यूजन है। हम पास्ट की सिर्फ अच्छी बातें याद रखते हैं और बुरी बातें भूल जाते हैं। आज हम हर मामले में ज्यादा एम्पावर्ड हैं, चाहे वो नॉलेज हो, हेल्थ हो, फ्रीडम हो या अपॉर्चुनिटी। हाँ, चैलेंजेस अब भी हैं, इनइक्वालिटी अब भी है, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पहले से कहीं ज्यादा कैपेबल हैं। एनजीओस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लगातार वर्ल्ड को बेटर बनाने में लगे हैं। सेफ्टी का मतलब सिर्फ बाहरी खतरे से नहीं होता, मेंटल पीस भी इसका हिस्सा है। और मेंटल हेल्थ के फील्ड में भी अब अवेयरनेस और रिसोर्सेज बहुत बढ़ चुके हैं। पहले लोग डिप्रेशन, एंजाइटी को समझते ही नहीं थे। आज इसके लिए थेरेपी, काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम्स उपलब्ध हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो आज का बच्चा सबसे ज्यादा सेफ है। बेहतर न्यूट्रिशन, एजुकेशन, वैक्सीनेशन और केयर उसे मिलती है। चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ अब स्ट्रॉन्ग लॉज हैं। ह्यूमन राइट्स की बात पहले इतनी ओपन और लाउड तरीके से नहीं होती थी। सोचो, तुम आज जो कुछ भी एंजॉय कर रहे हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्रेश फूड, एसी, इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब कभी लग्जरी था, अब कॉमन हो गया है। हमारी लाइफ इतनी सुविधाजनक है कि हम अक्सर छोटी छोटी परेशानियों को भी बड़ा बना देते हैं। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि परसेप्शन और रियलिटी हमेशा एक जैसे नहीं होते। हाँ, दुनिया परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये पहले से कहीं ज्यादा सेफ, फेयर और अपॉर्चुनिटी फील्ड है। हमें ग्रेटिट्यूड के साथ जीना चाहिए और फियर के बजाय अवेयरनेस के साथ डिसीजंस लेना चाहिए। अगली बार जब तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत स्कैरी है तो एक पॉज लो, गहरी सांस लो और सोचो, क्या ये डर सच में है या सिर्फ महसूस हो रहा है? क्या हम फैक्ट्स पर भरोसा कर रहे हैं या सिर्फ फीलिंग्स पर? और फिर खुद से कहो, हाँ, मैं सुरक्षित समय में रहता हूं और मैं इसका बेस्ट यूज करूंगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत लॉजिकल तरीके से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है ताकि जल्दी से कोई फैसला किया जा सके। इन शॉर्टकट्स को साइकोलॉजी में ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी में तेजी से सोचने और डिसाइड करने में मदद करते हैं, लेकिन यही शॉर्टकट्स कई बार हमें गलत रास्ते पर भी ले जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम सही हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमें बेवकूफ बना रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता। मान लो तुम किसी फ्रेंड के साथ बैठे हो और वो तुमसे एक क्वेश्चन पूछता है। एक लड़की है लिंडा, वो बहुत स्मार्ट है,
सोशल जस्टिस में इंटरेस्टेड है, कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ी है और स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लेती है। अब बताओ, क्या वो बैंक में काम करती है या बैंक में काम करने के साथ साथ फेमिनिस्ट भी है? ज्यादातर लोग दूसरे ऑप्शन को चूज करते हैं, बैंक टेलर और फेमिनिस्ट, क्योंकि ये लिंडा के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दी गई है उससे ज्यादा मैच करता है। लेकिन सोच के देखो, लॉजिक क्या कहता है? अगर वो फेमिनिस्ट है और बैंक में काम करती है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ बैंक में काम करने से ज्यादा स्पेसिफिक केस है, और जब भी कोई चीज ज्यादा स्पेसिफिक होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। मतलब लॉजिकली बैंक टेलर ही ज्यादा सही आंसर है, पर फिर भी 85% लोग गलत जवाब देते हैं क्योंकि उनका दिमाग टिपिकल चीजों को पकड़ता है, ना कि लॉजिकल प्रोबेबिलिटी को। इसी को कहते हैं रूल ऑफ टिपिकल थिंग्स। हमारा दिमाग जो चीजें टिपिकल लगती हैं, जो हमारे माइंड में पहले से बनी हुई इमेज से मैच करती हैं, हम उसी को ज्यादा रियल मानते हैं। ह्यूरिस्टिक्स हमें उस रास्ते पर ले जाती हैं जहां चीजें फेमिलियर लगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो रास्ता सच में सही हो। अब सोचो, यही ट्रैप हमें कितनी बार हमारी डेली लाइफ में फंसाता है। तुम किसी को देखते हो जो बहुत फैशनेबल है, कॉन्फिडेंट बोलता है, और तुम्हारा दिमाग तुरंत कहता है ये तो जरूर सक्सेसफुल होगा। लेकिन सक्सेस का उसके ड्रेसिंग या बोलने के अंदाज से क्या लेना देना? फिर भी हम उसी बेस पर ट्रस्ट करने लगते हैं, दोस्ती करने लगते हैं या बिजनेस डिसीजंस लेने लगते हैं। ह्यूरिस्टिक्स के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अगर कोई चीज हमारे दिमाग में इजीली अवेलेबल है, यानी हमने हाल में उसके बारे में सुना या देखा है, तो हम सोचते हैं कि वो चीज ज्यादा कॉमन या इंपॉर्टेंट है। मान लो तुमने आज सुबह न्यूज में प्लेन क्रैश की खबर देखी। अब अगर कोई पूछे क्या फ्लाइट लेना सेफ है, तो तुम कहोगे नहीं यार, अभी तो क्रैश हुआ है। जबकि डेटा कहता है कि एयर ट्रैवल आज भी सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट मोड्स में से एक है। लेकिन तुम्हारा दिमाग उसी चीज पर फोकस कर रहा है जो अभी अभी देखी सुनी है। एक और ह्यूरिस्टिक है रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। इसमें हम किसी चीज को उसके दिखने के तरीके से जज करते हैं। जैसे अगर कोई इंसान साइंटिस्ट की तरह दिखता है स्पेक्स पहने हुए, बुक्स हाथ में, तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि वो जरूर साइंटिस्ट होगा, भले ही वो एक्चुअली लाइब्रेरियन हो। ये सब बायसेस हमारे डिसीजंस को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूरिस्टिक्स हमेशा गलत होते हैं, कई बार ये काम भी आते हैं, जैसे कि जब हमें जल्दी डिसीजन लेना होता है या जब रिसोर्सेज कम होते हैं। पर दिक्कत तब होती है जब हम इन पर ब्लाइंडली भरोसा करने लगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग हमें सिग्नल्स भेजता है, ये सही लग रहा है तो सही होगा, लेकिन फील राइट और इज राइट में बहुत फर्क होता है। हम अपने पर्सनल लाइफ में भी ह्यूरिस्टिक्स के ट्रैप में फंसते हैं। जैसे जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं और वो हमें फ्रेंडली लगता है, तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि वो ट्रस्टवर्दी भी होगा। या फिर अगर कोई बहुत बार रिपीट करे कि मैं एक्सपर्ट हूं, तो हम उसे मान लेते हैं, भले ही उसने कोई प्रूफ ना दिया हो। ये सब छोटे छोटे ट्रैप्स हैं जो हमारी सोच पर असर डालते हैं। मार्केट और एडवर्टाइजिंग में तो ह्यूरिस्टिक्स का पूरा गेम चलता है। ब्रांड्स हमें सिर्फ दिखावे से अट्रैक्ट करते हैं, बड़ी बड़ी एड्स, अट्रैक्टिव पैकेजिंग, पॉपुलर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, और हम मान लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है तो जरूर अच्छा होगा, जबकि क्वालिटी का प्राइस से हमेशा सीधा रिश्ता नहीं होता। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी एक लीडर जो पैशनेट स्पीच देता है, स्ट्रांग दिखता है, हम मान लेते हैं कि वो अच्छा लीडर होगा। लेकिन अच्छा बोलना और अच्छे डिसीजन लेना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ह्यूरिस्टिक्स का ट्रैप हमें ग्रुप थिंक में भी फंसा सकता है। सब लोग यही मान रहे हैं तो ये सही ही होगा। तुमने सुना होगा जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अब सवाल यह है कि इससे बचें कैसे। सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। अगर हमें पता ही नहीं कि हमारा दिमाग ट्रिक्स खेल रहा है, तो हम खुद को कैसे बचा पाएंगे? जब भी कोई फैसला लेना हो तो एक पॉज लेना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सिर्फ इसलिए ये मान रहा हूं क्योंकि ये फेमिलियर लग रहा है, या इसका कोई लॉजिक भी है? दूसरी बात, फैक्ट्स और डेटा को इंपॉर्टेंस देना। किसी भी अजम्पशन को चैलेंज करना चाहिए, स्पेशली तब जब वो बहुत ऑब्वियस लगे। ऑब्वियस चीजें अक्सर गलत होती हैं क्योंकि वो सिर्फ हमारे बायसेस से निकली होती हैं। तीसरी बात, स्लो थिंकिंग की प्रैक्टिस करना। डैनियल कैनेमैन ने इसे सिस्टम टू थिंकिंग कहा है। जब तुम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम लेते हो, प्रोस कॉन सोचते हो और डिटेल में जाते हो, तो तुम खुद को ह्यूरिस्टिक्स के ट्रैप से निकाल रहे होते हो। और सबसे जरूरी, दूसरों की राय सुनना, स्पेशली उन लोगों की जिनकी सोच तुमसे अलग है। इससे तुम्हारा पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता है और तुम एक ही रास्ते में फंसते नहीं। ह्यूरिस्टिक्स एक शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट हमेशा सही मंजिल तक नहीं ले जाता। जिंदगी में कई बार थोड़ा लंबा, थोड़ा सोच समझ के चला हुआ रास्ता ही हमें सही डिसीजन तक पहुंचाता है। इंस्टेंट सोच, गट फीलिंग्स और ऐसा ही लगता है जैसे इमोशंस हमें जल्दी ट्रैप में डाल सकते हैं।
इसलिए अगली बार जब कोई चीज तुम्हें टिपिकल लगे या इंस्टेंटली सही लगे तो बस एक पॉज लो, सोचो क्या ये सच में लॉजिक है या बस फैमिलियरिटी है? क्या मैं सोच रहा हूं या सिर्फ रिपीट कर रहा हूं जो मेरा दिमाग बिना सोचे बोल रहा है? यही अवेयरनेस तुम्हें ह्यूरिस्टिक्स के ट्रैप से बाहर निकालेगी और जिंदगी के बड़े डिसीजंस में क्लैरिटी देगी, क्योंकि असली समझ वही है जो खुद के दिमाग की चालें भी पकड़ सके। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी चीज के बारे में अभी अभी सुना और अचानक तुम्हें वो चीज हर जगह दिखने लगी? जैसे अगर किसी दोस्त ने बताया कि उसने अभी अभी एक नई इलेक्ट्रिक कार खरीदी है और फिर उसी दिन तुम रास्ते में कई इलेक्ट्रिक कार्स देख लेते हो। तुम्हें लगता है कि अचानक से बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स रोड पर आ गई, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। ये बस तुम्हारे दिमाग का एक खेल होता है, एक रूल जिसे साइकोलॉजी में द एग्जाम्पल रूल कहते हैं। इस रूल का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी या फ्रीक्वेंसी का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि हम उसी जैसी कोई एग्जाम्पल कितनी जल्दी याद कर पाते हैं। जितना जल्दी और जितना ज्यादा एग्जाम्पल्स हमें याद आते हैं उतना हम मान लेते हैं कि वो चीज बहुत कॉमन है या बार बार होती है, जबकि असलियत कुछ और होती है। सोचो, अगर किसी शहर में भूकंप आया हो तो लोग तुरंत अर्थक्वेक इंश्योरेंस खरीदने भागते हैं। अब ये देखो, भूकंप के ठीक बाद अगला भूकंप आने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि अभी अभी भूकंप आया है, मतलब अब और भूकंप आ सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उस रीसेंट एग्जाम्पल को बार बार याद कर रहा है और ये मेमोरी इतनी फ्रेश होती है कि वो उसे बार बार महसूस करते हैं डर के साथ। तो वो लॉजिक नहीं देखते, बस एग्जाम्पल को याद करके फैसला ले लेते हैं। इसी तरह अगर हम न्यूज में कोई एयरप्लेन क्रैश की खबर सुनते हैं तो हमें लगता है कि फ्लाइट्स बहुत रिस्की हैं। हम सोचते हैं अभी तो प्लेन गिरा है, मैं कैसे ट्रैवल करूं? जबकि सच्चाई ये है कि एयर ट्रैवल अब भी दुनिया के सबसे सेफ ट्रैवल मोड्स में से एक है, लेकिन उस क्रैश का एग्जाम्पल हमारे दिमाग में बहुत ताज़ा होता है तो हम मान लेते हैं कि ये बार बार होता होगा। अब सोचो कि यही लॉजिक हम रोज की जिंदगी में कितनी बार अप्लाई करते हैं। मान लो किसी फ्रेंड ने बताया कि उसके क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया, तो तुम भी तुरंत अपना कार्ड चेक करने लगते हो, अलर्ट हो जाते हो और सोचते हो कि शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जबकि लाखों लोग हर दिन कार्ड यूज करते हैं और ज्यादातर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, पर तुम्हारा दिमाग उस एक ताजा एग्जाम्पल पर जूम इन कर लेता है। इसी रूल के चलते लोग लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं। उन्हें लगता है उस आदमी ने तो जीत लिया, मैं भी जीत सकता हूं, क्योंकि वो उस विनर का एग्जाम्पल बार बार सुनते हैं, एड्स में, न्यूज में, बिलबोर्ड्स पर असल में जितने लोग हारते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता। इसलिए हम उस रेयर जीत को ज्यादा कॉमन समझ बैठते हैं। दिमाग को शॉर्टकट्स पसंद होते हैं और एग्जाम्पल रूल एक शॉर्टकट है। इसे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं। हमारे दिमाग को सोचना नहीं पड़ता, बस किसी नोन या ताजा घटना को पकड़ो और उसी से पूरा जजमेंट बना लो। लेकिन ये शॉर्टकट कई बार बहुत मिसलीडिंग होता है। मान लो किसी को रिसेंटली डेंगू हुआ हो तो घर के बाकी लोग तुरंत मॉस्किटो नेट्स, स्प्रेज, कॉइल्स सब खरीदने लगते हैं। अब ये सेफ्टी के लिए सही हो सकता है, लेकिन रीजनिंग यही है कि अभी डेंगू हुआ है तो और लोग भी हो सकते हैं। हम क्राइम के केसेस में भी यही पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर हमने किसी इलाके में चोरी की खबर सुनी तो हमारा दिमाग मान लेता है कि वो इलाका अनसेफ है। भले ही वो एक आइसोलेटेड केस हो, लेकिन एग्जाम्पल इतना फ्रेश होता है कि डर हावी हो जाता है। मीडिया इस रूल को बहुत स्मार्टली यूज करता है। कोई भी सेंसेशनल खबर बार बार दिखाई जाती है, जैसे एसिड अटैक, किडनैपिंग या रोड रेज, और फिर हम मान लेते हैं कि ये चीजें हर जगह हो रही हैं, जबकि वो एक या दो घटनाएं पूरे पॉपुलेशन में बहुत रेयर होती हैं। पर एग्जाम्पल इतना स्ट्राइकिंग होता है कि हम बाकी डेटा को इग्नोर कर देते हैं। इसका एक क्लासिक इफेक्ट है व्हाट वी सी इज ऑल देयर इज, यानी जो हमें दिखता है वही हमें लगता है कि सच है। और अगर कोई चीज बार बार दिखती है तो हम सोचते हैं कि वो बार बार होती भी होगी। अब ये भी समझो कि ये सिर्फ डर वाली चीजों के लिए नहीं होता, अच्छी चीजों के लिए भी होता है। जैसे अगर कोई फ्रेंड सडनली बहुत पैसे कमाने लगे और तुमने उसके बारे में एक स्टोरी सुन ली, तो तुम भी सोचते हो मैं भी ये काम करूं, मुझे भी सक्सेस मिलेगी। जबकि वो एक केस हो सकता है और बाकी 99% लोग उसी में फेल हुए हों। लेकिन हमारे दिमाग में बस वही एक चमकदार एग्जाम्पल रहता है और फिर हम उसी से इंस्पायर्ड होकर डिसीजन ले लेते हैं। एक और मजेदार बात यह है कि हम अक्सर एग्जाम्पल्स को ओवर जनरलाइज कर देते हैं। एक टीचर अगर एक स्टूडेंट को गलती पर डांटता है और वो बात वायरल हो जाती है तो लोग कहते हैं आजकल के टीचर्स ऐसे ही होते हैं, जबकि वो बस एक आइसोलेटेड एग्जाम्पल है। पूरे सिस्टम को उसी से जज करना अनफेयर है, लेकिन हमारा दिमाग यही करता है। ये एग्जाम्पल रूल हमें जल्दी डिसीजन लेने में हेल्प करता है, लेकिन इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है।
ये हमें पूरे ट्रूथ से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हम पूरी पिक्चर नहीं देखते, बस वो टुकड़ा पकड़ लेते हैं जो हमें दिखा या सुनाया गया है, और फिर उसी के बेस पर डरते हैं, उम्मीद करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इस ट्रैप से बचा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी तुम किसी चीज के बारे में रिएक्ट करने लगो तो खुद से पूछो, क्या मैं फैक्ट्स देख रहा हूं या बस एक एग्जाम्पल की वजह से रिएक्ट कर रहा हूं? दूसरा स्टेप है डेटा को इंपॉर्टेंस दो। अगर कोई कहता है कि इस एरिया में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो पूछो कितने, कितनी बार, कब हुए थे। सिर्फ एग्जाम्पल सुनकर कोई कंक्लूजन मत बनाओ। तीसरा स्टेप है अपने इमोशंस को थोड़ा पॉज दो। जब भी कोई शॉकिंग या इमोशनल स्टोरी सुनो तो उस पर एक्शन लेने से पहले सोचो, क्या ये एक रेयर घटना है या ये सच में पैटर्न बन चुका है। और चौथा स्टेप, अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लो। सिर्फ एक स्टोरी, एक वीडियो या एक व्यक्ति की बात पर डिसीजन मत लो। जितनी ज्यादा वैरायटी से तुम सोचोगे उतना तुम रियल पिक्चर के करीब रहोगे। एग्जाम्पल रूल पावरफुल है और कभी कभी जरूरी भी, लेकिन अगर हम सिर्फ एग्जाम्पल्स के भरोसे डिसीजंस लेंगे तो हम अपने डर, बायसेस और लिमिटेड एक्सपीरियंसेस में फंसे रहेंगे। जिंदगी में क्लैरिटी चाहिए तो थोड़ा ऊपर उठकर देखना होगा, बियॉन्ड द एग्जाम्पल्स, बियॉन्ड द स्टोरीज, और तब जाकर हम सच में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे, ना कि सिर्फ रिएक्ट करेंगे। क्योंकि जो डिसीजन डेटा और समझ से लिया जाए वो हमेशा एग्जाम्पल बेस्ड शॉर्टकट से बेटर होता है। कभी कभी हम टीवी पर कोई ऐसी खबर देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि किसी गांव में सैकड़ों लोग भूख से मर रहे हैं या फिर किसी बीमारी से हजारों लोग पीड़ित हैं, लेकिन हम पर उसका उतना असर नहीं होता। लेकिन उसी वक्त अगर हम एक ही इंसान की पर्सनल स्टोरी सुनते हैं जिसमें बताया जाता है कि कैसे एक माँ ने अपने बच्चे को खाना नहीं दे पाने की वजह से खो दिया, तो आंखें भर आती हैं। ऐसा क्यों होता है? इतने सारे लोगों की सफरिंग एक तरफ और एक अकेले इंसान की कहानी दूसरी तरफ, फिर भी दिल पर ज्यादा असर उसी एक कहानी का क्यों होता है? ये इंसानी दिमाग का एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है जिसे साइकोलॉजी में द पावर ऑफ एनेक्डोट्स ओवर स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। मतलब हम किसी भी चीज को समझने और महसूस करने के लिए पर्सनल स्टोरीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं बजाय लार्ज नंबर्स या डेटा के। हमें आंकड़ों से नहीं, कहानियों से फर्क पड़ता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है चैरिटी कैंपेन्स का। जब किसी संस्था को डोनेशन चाहिए होता है तो वो कभी नहीं कहती कि 10 लाख बच्चों को खाना चाहिए, बल्कि वो एक छोटे बच्चे की तस्वीर दिखाते हैं, उसका नाम बताते हैं, ये राहुल है, 6 साल का है, स्कूल नहीं जा पाता, दिन में 1 बार खाना मिलता है, और बस हमारा दिल पिघल जाता है। क्योंकि अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं रहा, अब ये एक चेहरा है, एक कहानी है जिससे हम इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। असल में स्टैटिस्टिक्स हमारे दिमाग को लॉजिक से अपील करती हैं, लेकिन स्टोरीज हमारे दिल को टच करती हैं। और जब बात रिस्क या सफरिंग की होती है तो इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से रिएक्ट करता है। यही वजह है कि अगर कोई कहे कि हर साल 30 लाख लोग सिगरेट से मरते हैं तो लोग श्रग कर देते हैं। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति की कहानी बताता है जो लंग कैंसर से जूझ रहा है, जिसे सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसकी फैमिली टूट चुकी है, तो वो इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने लोगों को 2 तरह की सिचुएशंस दिखाई। एक में बताया गया कि एक बच्चा भूखमरी से जूझ रहा है, उसकी कहानी, फोटो, बैकग्राउंड सब दिया गया। दूसरी सिचुएशन में बताया गया कि लाखों लोग भूखमरी का शिकार हैं। ज्यादातर लोगों ने पहले केस में डोनेशन किया क्योंकि एक इंसान की तकलीफ हमें ज्यादा असली लगती है, उसकी पीड़ा हम फील कर पाते हैं। लेकिन जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं तो हमारा दिमाग नंब हो जाता है। इसे साइकिक नंबिंग कहते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान का दिमाग एवोल्यूशन से ऐसा बना है कि वो छोटे ग्रुप्स या इंडिविजुअल सिचुएशंस को ज्यादा बेहतर समझ पाता है। आदिकाल में जब इंसान ट्राइब्स में रहता था तो वो अपने आसपास के लोगों के लिए सोचता था। उसकी सहानुभूति, उसका डर, उसकी प्रोटेक्शन की भावना उसी छोटे सर्कल तक सीमित थी। आज भी वो पैटर्न जारी है। जब हमें कोई अपने जैसा दिखता है, जब उसकी कहानी रिलेटेबल लगती है, तब एम्पैथी जागती है। एक और वजह यह है कि स्टैटिस्टिक्स अक्सर एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं कि 80% लोग पॉवर्टी में जीते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक वेग इमेज आती है। लेकिन अगर बताया जाए कि एक औरत 5 बच्चों के साथ फुटपाथ पर सोती है, बारिश में भीगती है, खाना मांगने जाती है, तो वो इमेज क्लियर होती है, रियल लगती है, और इंसान हमेशा उस चीज पर रिएक्ट करता है जो उसे देख या फील हो सके। अब सोचो कि मीडिया किस तरह से इस साइकोलॉजी का फायदा उठाता है। हर खबर को स्टोरी की तरह पेश किया जाता है। एक मासूम बच्चा जिसकी मां ने दवा न मिलने पर खो दिया,
एक पिता जो अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए साइकिल चलाकर दिल्ली गया। ये स्टोरीज दिल को छू जाती हैं और हम सोचते हैं कि देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या हर जगह यही हो रहा है? जरूरी नहीं, पर एक स्टोरी इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालती है कि हम पूरी रियलिटी उसी से जज करने लगते हैं। इसी तरह जब हम क्राइम की खबरें सुनते हैं तो अगर न्यूज बोले कि इस साल 20,000 चोरी की घटनाएं हुई तो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर बताया जाए कि दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला के घर में रात को घुसकर चोरों ने हमला किया तो हम डर जाते हैं। अब वो सिर्फ नंबर नहीं है, अब वो एक डरावनी कहानी बन चुकी है। अच्छे लीडर्स, पॉलिटिशियंस और मार्केटर्स इस बात को अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर जनता को किसी चीज के लिए इंस्पायर करना है तो डेटा नहीं, स्टोरीज बतानी होंगी। गांधी जी भी जब देश को जोड़ना चाहते थे तो उन्होंने लोगों की कहानियां सामने रखी। उन्होंने स्टैट्स नहीं बोले, उन्होंने वो दर्द दिखाया जो हर किसी को टच कर सके। इस रूल का असर हमारी पर्सनल लाइफ में भी होता है। अगर तुमने किसी फ्रेंड को देखा जो जॉब स्विच करके बहुत सक्सेसफुल हो गया तो तुम भी सोचने लगते हो कि तुम्हें भी वही करना चाहिए। भले ही डेटा ये कहता हो कि ज्यादातर लोग जॉब स्विच के बाद रिग्रेट करते हैं, लेकिन वो एक दोस्त की कहानी तुम्हें ज्यादा पावरफुल लगती है। इसीलिए जब हम अपने किसी परिवार के मेंबर को हॉस्पिटल में एडमिशन लेते देखते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस हमें तुरंत समझ आती है। जबकि पहले जब हम सिर्फ एड्स या स्टैट्स देखते थे कि हर 5 में से 3 लोग क्रिटिकल इलनेस से गुजरते हैं, तब हमने कभी उस पर एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब ये नहीं कि स्टोरीज गलत हैं या उन्हें इग्नोर करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि सिर्फ स्टोरीज के बेस पर पूरी रियलिटी को समझना भी गलत है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे A2 ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।